इस्तेमाल किया, इसलिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। और जहाँ तक मेरे परिचय का सवाल है, मैं तकरीबन 35 ईयर्स से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ। और मैक्सिमम टाइम तो मैंने कार्डियोलॉजी, डायबिटोलॉजी, न्यूरोलॉजी एंड साइकेट्री में व्यतीत किया है, कुछ बड़ी रिनाउंड इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनीज के साथ। और अभी पिछले 5-6 वर्षों से मैं एक हर्बल कंपनी है जो इंदौर की है, उसका एक प्रोडक्ट आता है जो हार्ट के लिए काम करता है, कॉरोनरी आर्टरी डिजीज में हम उसको प्रमोट करते हैं। उसका नाम है जीरो ब्लॉक। तो उस जीरो ब्लॉक का जितना भी मार्केटिंग प्लान्स होते हैं, स्ट्रैटेजी होती है, टेक्निकल काम होता है, साइंटिफिक इंफॉर्मेशन होती है, ट्रेनिंग होता है, वो सब मैं अभी वर्तमान में देखता हूँ। और हमारे पास सिर्फ हार्ट और डायबिटीज के लिए ही दो ही प्रोडक्ट आते हैं, दो ही सेगमेंट में हम लोग काम करते हैं। और बस इन्हीं सब चीजों के साथ रहते रहते सक्सेना साहब से लगभग रोज बात होती है। और अभी मैं एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है डॉक्टर सेल्यूरकर इंस्टीट्यूट एंड एकेडमी नागपुर, उसमें रिफ्लेक्सोलॉजी का एक कोर्स होता है, वो मैंने करा है। तो मर्म चिकित्सा से और एक्यूप्रेशर से थोड़ा सा हटके है। कुछ बॉडी में तलवे पे, पैर में कुछ रिफ्लेक्स एरियाज होते हैं, उनको हम एक्टिवेट करके और रिफ्लेक्सोलॉजी की थेरेपी देते हैं। तो अभी सक्सेना साहब से बात हुआ था कि भोपाल में एक हम थेरेपी सेंटर एक जॉइंट वेंचर में शुरू करते हैं, जिससे लोगों को बहुतायत में जो दवाइयां लेनी पड़ती है उससे थोड़ी निजात मिले। एक एक पेशेंट आज की तारीख में कम से कम 10-10, 12-12 गोलियां खाता है, दिन भर गोली खाता रहता है, तो परेशान बहुत हो जाता है। और उसको याद भी नहीं रहता, क्योंकि एक एज के बाद आप इतना चीजों को टाइमली ले नहीं पाते, कभी सुबह की गोली शाम को खा ली या कभी सुबह की मिस हो गई। क्योंकि हॉस्पिटल में जब रहता है आदमी तो उसको चार्ट मिलता है, उसमें सिस्टर लोग आके टिक लगाते हैं कि भाई ये दे दिया है। घर पे हम लोग टिक वगैरह तो लगा नहीं सकते, जब जो दिख जाता है या टाइम आता है याद आता है वो गोलियां ले लेते हैं। बट ये तरीका थोड़ा सा बदलने का इस वक्त जरूरत है। और 100% लोग ऐसे हैं जो आज के अलीशान 5 स्टार हॉस्पिटल से परेशान है। वहां पर जिस तरीके की लूट खसोट चल रही है, जिस तरीके का मिसगाइड करने वाला काम चल रहा है, तो हम लोग अगर इस तरीके की थेरेपी को और आगे ले जाते हैं, मर्म चिकित्सा को, नेचुरोपैथी को, रिफ्लेक्सोलॉजी को, तो मुझे लगता है कि हम बहुत सारे लोगों को राहत दे सकते हैं, उनका पैसा भी बचा सकते हैं, और बिना किसी दवाई के, बिना किसी ओरल चीज के हम इन लोगों को मदद कर सकने में सहायक हो सकते हैं या मदद कर सकते हैं। ऐसा हमारा और सक्सेना साहब का डिस्कशन अक्सर होता है। जगह हमने भोपाल में देख ली है, एक आध दिन में इनको बुलाऊंगा, जगह दिखाऊंगा, और उसके बाद फिर हम लोग धीरे धीरे एक आध महीने के अंदर इस चीज को शुरू करने वाले हैं। तो जो हमारी सक्सेस रेट होगी, जो हम वीडियोस बनाएंगे, वो हम इस ग्रुप में जरूर शेयर करेंगे, जिससे आप लोगों को भी पता चले कि हम लोग किसी हद तक लोगों को राहत दे पा रहे हैं। धन्यवाद। अभी हमने पीयूष सक्सेना जी को सुना और सुन के बहुत अच्छा लगा कि अल्टरनेट थेरेपी के ऊपर इतना फोकस कर रहे हैं सक्सेना जी। दोनों सक्सेना जी मिलके सक्सेना स्क्वायर, बल्कि सक्सेना स्क्वायर का भी ज़्यादा चल रहा है, मतलब बेसिकली स्क्वायर से तो कम है। बहुत ही खुशी हुई जान के। और हम लोग पिछले एक साल से हम लोग इसी पे सक्सेना जी, एम के सक्सेना जी के साथ, डॉक्टर सक्सेना जी के साथ हम लोग काम कर रहे हैं इसी पे। हम हर महीने, हर वीक में एक सेशन हम लोग लेते हैं, एक या दो क्लासेस लेते हैं हर वीक में, जिससे कि लोगों को आराम मिल सके। इस बार का हमने जो हमारा टॉपिक है नेचुरोपैथी का टॉपिक है। नेचुरोपैथी हमने इसलिए दिया है क्योंकि नेचर से हम जुड़ना चाहते हैं, सब जुड़ना भी चाहते हैं, जुड़ भी रहे हैं। और नेचर में इतना चीज़ें हमारे पास हैं, मिट्टी है, हवा है, पानी है, सब कुछ है, सनलाइट है, सब कुछ तो मिलता है हमको। हम फालतू के ये चीज़ें खाते हैं और बीमार पड़ते हैं, और पिल्स पे हम जीवन जी रहे हैं। कोई भी बीमार होता है पूछते हैं भैया क्या चाहिए, डॉक्टर के पास गए क्या, दवाई खाई क्या, यही पूछते हैं। तो इससे अच्छा ये है कि अगर हम इस पे नेचुरोपैथी पे काम करें और जैसे और चीज़ों पे काम करें, वो ज़्यादा हमारे लिए अच्छा रहेगा। इसी को देखते हुए हमने ये सेशन अभी शुरू किया है। हम सक्सेना जी आज इसका इंट्रोडक्शन देंगे।
तो हम सब उनकी बात सुनते हैं और देखते हैं कि आगे हम 21 मुकाम पे पहुंचते हैं नेचुरोपैथी के साथ। सक्सेना जी। नमस्कार सभी को। आज एक बेसिक इंट्रोडक्शन करते हैं हम नेचुरोपैथी का। मैंने आप सब लोगों से एक प्रश्न पूछा था, एक कमेंट्स मांगा था आप सब लोगों से ग्रुप में। व्हाट डू यू मीन बाय प्राकृति? सबने उत्तर तो दिया, काफी लोगों ने उत्तर दिए, लेकिन प्राकृति को इन लोगों ने वात पित्त कफ से कोरिलेट कर दिया। तो भाई वात पित्त कफ जो है वो दोष हैं, प्रकृति नहीं है, है ना। ये दोष उत्पन्न हुए हैं भाई, है ना। और यही आयुर्वेद का बेसिक प्रिंसिपल है, वात पित्त कफ। लेकिन ये वात पित्त कफ आने के पहले भी तो बहुत कुछ है, कहाँ से आया? तो हम सबसे पहले बात करेंगे नेचुरोपैथी में। नेचुरोपैथी में आप सबको मालूम है कि हमारा शरीर पंच महातत्वों से बना हुआ है, जिनको पंच महाभूत भी बोलते हैं, है ना। तुलसीदास जी बोलते हैं कि छित जल पावक गगन समीरा, है ना। तो पांच चीजों से, क्षितिज जल पावक गगन समीरा, इन पे हम अलग अलग चर्चा करेंगे एक एक चीज पे। और नेचुरोपैथी जो है, जिससे आप लोग या कोई भी मतलब आम आदमी समझता है छोटी चीज है, तो आज मैं आप लोगों के सामने बता देता हूँ कि नेचुरोपैथी बहुत विस्तृत है। किसी भी पैथी में अब तक मेरे ज्ञान के अनुसार किसी भी पैथी में अभी तक प्रिवेंशन का कोई रोल मेरे को समझ में नहीं आया है। लेकिन अगर हम नेचुरोपैथी पे काम करते हैं तो हम बीमारियों से बच सकते हैं। कैसे बच सकते हैं? क्योंकि हमारा शरीर उस परिस्थिति को क्रिएट ही नहीं करेगा, बनाएगा ही नहीं जिसमें कि आपको बीमार होने की आवश्यकता पड़े। आप लोग जानते हैं कि आपके शरीर में एक चीज होती है जिसको बोलते हैं ह्यूमिनिटी। मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों को बताया था कि ह्यूमिनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी होती है। और दो तरह की होती है, एक होती है इननेट, एक होती है एडाप्टिव या एक्वायर। बता चुका हूं मैं आपको, इसलिए अभी डिटेल नहीं जाऊंगा, लेकिन हाँ आने वाले समय में हम इस पर डिटेल चर्चा भी करते चलेंगे। तो पांच मन महाभूत हैं, क्षितिज जल पावक गगन समीरा। इस पे हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन मजबूरी यह है कि हमें इस पे दोबारा से बात करना पड़ेगी। अब हम बात करते हैं जिसकी आप लोगों को बड़ी उत्कंठा होगी जानने की, प्रकृति क्या होती है। आपका जन्म हुआ है, उस समय कौन सा तत्व था पांच में से? पृथ्वी। आपका जन्म, इस पृथ्वी पे आपका अवतरण हुआ है, उस समय कौन सा तत्व एक्टिव था? वो है आपकी प्रकृति। अच्छा। ओके। जी, समझे आप बात? क्यों 24 घंटे में हमारे पांचों महातत्व, पंच महाभूतों का साइकिल चलता है ना। आप देखें एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिषी गणनाओं को अगर हम देखें तो 27 नक्षत्र, 12 राशि, 9 ग्रह, मालूम है आप लोगों को ये? बिल्कुल बिल्कुल। एस्ट्रोलॉजी में 27 नक्षत्र, 12 राशियां और 9 ग्रह, फिर इनके चरण हैं, फिर इनके भाव हैं। तो आपका जन्म किस
नक्षत्र के किस चरण में हुआ, किस घड़ी में हुआ, उसका इफेक्ट भी आप लोगों ने देखा होगा कि आपके शरीर पर आता है, मन मस्तिष्क पे आता है। चंद्रमा का उदय मतलब पूर्णिमा और अमावस्या, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का भी आपके मन पर असर पड़ता है, ये भी आप लोगों ने देखा होगा। और प्रकृति में भी देखा होगा आपने कि अमावस्या पूर्णिमा के दिन समुद्र में ज्वार भाटा था, डेट इज कॉल्ड हाई टाइडल वेव्स। तो चंद्रमा मन का कारक, ऐसे ही सारे ग्रह हमारे किसी न किसी के कारक हैं। ऐसे ही आपके पंच महाभूत किसी न किसी चीज में रूप में आपके साथ में है। जैसे मैं अगर बात करूं कि किसी का जन्म कब हुआ, कैसे हुआ, कितने बजे हुआ, अब इसी के अंदर होता है बात पित्त कफ। क्योंकि 24 घंटे हमारे बात पित्त कफ मतलब बात पित्त कफ तीन, उसके बाद बात के पांच पांच भेद, पित्त के पांच भेद, कफ के पांच भेद। 24 घंटे ये चक्कर लगाते हैं, ठीक है। हर 45 मिनट में चेंज हो जाता है, ठीक है। 4 4 घंटे में, 4 3 या 12, हाँ 4 4 घंटे का समय सबको दिया हुआ है। हमने जो घड़ी बनाई है आयुर्वेद की, हमारे जो बुजुर्गों ने, हमने नहीं मतलब मैंने नहीं, हमारे जो पूर्वज हैं, है ना। हम तो, मेरे पास भी कुछ भी ओरिजिनल नहीं है, कोई मौलिक नहीं है मेरे पास। मैं अपने पूर्वजों को पढ़ता हूँ, आप लोगों के सामने परोसता हूँ। तो मेरे पास मौलिक कुछ नहीं है, मैं तो अनुगमन कर रहा हूँ या फॉलोअर हूँ अपने पूर्वजों का, ठीक है। तो आप लोग ये ना समझें कि मतलब कुछ नया लेके आए हैं, नया कुछ नहीं है। सब हमसे पहले बहुत कुछ हो चुका है और हमारे बाद भी बहुत कुछ होता रहेगा। तो जितना अभी हमें मिल रहा है, क्योंकि ज्ञान इतना बड़ा है कि एक जिंदगी भी कम पड़ती है, उसमें पूरा ज्ञान नहीं आ सकता, लेकिन जितना है उतना हम आपस में बांट रहे हैं। तो कहाँ थे अपन बताओ, कहाँ थे अपन अभी प्रगति। तक? प्रकृति पे, प्रकृति कैसे बनती है हमारी। प्रकृति कैसे बनती है, एस्ट्रोलॉजी का हमने बात किया कि 27 राशि और ग्रह होते हैं उनके ऐसे हिसाब से। स्टोरी का बात किया हमने, लेकिन अभी लंबा नहीं जाऊंगा। देखो सवेरे 7 बजे से 11 बजे तक कौन सा काल चलता है हमारा? पृथ्वी तत्व, ठीक है। 7 से 11 पृथ्वी, और 11 से 3 हमारा पीएम, 11 से 3 पीएम हमारा वायु तत्व, 3 से 7 एएम हमारा आकाश तत्व। तो इस तरह से हमारे पांचों जो महाभूत हैं, अभी लिखवाऊंगा मैं, अभी आप तो खाली इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ मैं आपको, आप लिखिए मत, अभी मैं सब लिखवाऊंगा आपको, एक एक चीज लिखवाऊंगा मैं आपको, परेशान ना हो आप लोग। तो जिसका जन्म 7 से 11 के बीच में हुआ है, उसमें कौन सा तत्व ज्यादा उसका होगा एक्टिव? वो होगा पृथ्वी तत्व, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रकृति, उसके अंदर किसकी प्रवृत्ति आ गई? किसी पृथ्वी की। पृथ्वी का गुण क्या है? जड़ता, जड़ता। है ना। आदमी करेगा काम लेकिन जड़ता होगी, है ना। जैसे आकाश तत्व में अगर कोई बंदा पैदा हुआ आकाश तत्व में, तो अगर वो सो रहा है सवेरे सूर्योदय के पहले, उसका कोई काम नहीं बनेगा, क्योंकि आकाश तत्व है। आकाश तत्व का आदमी बहुत प्रसिद्ध होता है लेकिन सो रहा है। आप देखें कई बच्चे जो है ना, एक एक दो दो नंबर से पीछे रह जाते हैं कंपटीशन में, आकाश तत्व दूषित हुआ,
ठीक है। ऐसी जन्म आपका हुआ तो उस समय नक्षत्र जो चलता है वो बड़ा अलग चलता है ना। मैंने पूरा चार्ट बनाया हुआ है, आप लोगों को बताऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा, मैं सिखाऊंगा, मैं, है ना, कि कौन से तत्व में कौन सा, आज जैसे अग्नि तत्व का है, अग्नि तत्व में नक्षत्र कौन से आते हैं, अश्विनी है, अश्लेषा है, मूल है, विशाखा है, धनिष्ठा है। अब ऐसे बच्चे अगर जन्म लेंगे इन नक्षत्रों में तो उनका स्वभाव कैसा होगा, ऊर्जावान होंगे, साहसी होंगे, तीव्र परिवर्तनकारी नेतृत्व क्षमता होगी उनके अंदर, चिन्हवतियां, उनको क्रोध बहुत आएगा। ऐसे पृथ्वी तत्व में जो पैदा हुआ है उनके लिए नक्षत्र कौन सा आएगा, उसमें आएगा रोहिणी आएगा, हस्त आएगा, अनुराधा आएगा, उत्तरा उत्तरा भाद्रपद आएगा। अब ये नक्षत्र आएंगे, 27 नक्षत्र का भी अपना अपना वो है ना। अगर पृथ्वी तत्व का आदमी है तो उसके अंदर क्या होगा, स्थिरता, जड़ता है, व्यवहारिक, भरोसेमंद, पोषण करने वाले लोग होते हैं ऐसे, और अधिक भौतिक सोच वाले होते हैं, ठीक है। वायु तत्व का है तो वायु तत्व के कौन कौन से नक्षत्र है, हमारे भरणी है, हमारा पुष्य है, हमारा स्वाति है, हमारा शतमिष है आदि। तो इन नक्षत्रों में जो पैदा होते हैं उनका नेचर कैसा होगा, बुद्धिमान होगा, संचार होगा, कुशल होगा, संचार कुशल होगा, स्वतंत्र विचारक होगा, वो अस्थिर होगा, मानसिक तनाव रहेगा। तो ऐसे ऐसे लोग, ये सारा कुछ जो है वो आप कभी सोचा आप लोगों ने? नहीं, बीच में आवाज नहीं आई थी आपकी। हैं? बीच में आवाज नहीं आई थी आपकी। वो बीच में वो फोन आ रहा था ना, मैंने काट दिया। सारे नक्षत्रों के बारे में हम ऐसे बात करेंगे, धीरे धीरे ऐसे सीखेंगे हम, धीरे धीरे पृथ्वी तत्व के बारे में, है ना। नेचुरोपैथी में आपकी आती है सबसे अच्छी चीज, संगीत चिकित्सा। कभी सोचा आप लोगों ने? संगीत भी है। अब जैसे हमारा सर दर्द है तो क्या करें, राग भैरव सुनो। अस्थमा है तो राग मालकौन सुनो। एनीमिया है तो राग पीलू। याददाश्त कमजोर है, राग शिवरंजनी। किसी को याद है ये मालूम है इनमें से कोई गाने नहीं किसी जी, को? नहीं गाने तो याद राग होंगे लेकिन। शिवरंजनी में, राग शिवरंजनी में एक गाना है, मेरे नैना सावन भादो, किशोर कुमार का गाया हुआ। आपकी आरती ओम जय जगदीश हरे के कौन से राग में है? राग बिलावल। तो ये जो राग्स हैं, राग भी है ना, वो 400 करीब राग हैं। और थाट है, 10 थाट है हमारे पास में। 10 थाट के बाद में राग निकले हमारे। आरोह अवरोह है, सारे गामा पाधा निसा सा नी धा पामा गा रे सा। ये 7 सुर, इनको 12 बनाया गया है। 12 सुर है इसमें। कुछ जो है वो क्या बोलते हैं उनको, तीव्र स्वर हैं, और कुछ हमारे मध्य स्वर हैं, ठीक है ना। और बताऊंगा मैं आपको। तो इस तरह से 12 हैं। अब इनमें अगर हम एक सुर को भी अगर हम चेंज करते हैं तो राग चेंज हो जाता है। तो राग भोपाली है ना, राग यमन है, राग यमन कल्याण है। तो इस तरह के राग जो है हमारे शरीर में, हमारे मन मस्तिष्क पे फर्क डालते हैं। आप लोगों ने देखा होगा ना कि जब भी आप संगीत सुनते हैं, कोई मनपसंद गाना होता है तो आपका मन अच्छा हो जाता है। संगीत थेरेपी भी इसमें है, एस्ट्रोलॉजी भी इसके अंदर है, बात पित्त कब, आयुर्वेदा भी है, बात पित्त कब भी इसके अंदर है ना। आपके कपड़े का रंग पहनने से भी आपकी चिकित्सा हो सकती है। ये भी आप लोगों को मालूम होगा कि जब आप अच्छे कपड़े पहनते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, तो आपके अंदर एक अलग सी ऊर्जा होती है। आपने देखा होगा जब गंदे कपड़े पहन के घूमते हैं तो एक अलग ऊर्जा होती है आपकी,
ठीक है ना। तो ये सारा कुछ हम इसके अंदर धीरे धीरे कवर करेंगे। 16 क्लास में इतना बड़ा को कवर करना मतलब केवल परिचय दे पाएंगे हम इसमें, क्योंकि गहराई से हम बहुत ज्यादा जा नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुत ब्रॉड है नेचुरोपैथी। नेचुरोपैथी से ही आगे जाकर के आयुर्वेद निकला। हमारे 4 वेद थे, एक 5वां वेद बन गया आयुर्वेद। आयुर्वेद जो है हमारा 5वां वेद है, लेकिन हम उसको आयुर्वेद बोलते हैं क्योंकि ऑलरेडी वेद है। जो हमारी आयु को बढ़ाने के बारे में बात करें, दैट इज कॉल्ड द आयुर्वेद। ठीक है ना। आयुर्वेद ने अभी जो अपना सिद्धांत बनाया उसको 3 भागों में बांट लिया है, वात पित्त कफ को। पंच महाभूत को उसने 3 भागों में बांटा, और 3 भागों में बांट के भी उसको 24 घंटे में डिवाइड कर दिया, और उसको हर एक के लिए 45-45 मिनट दे करके उस पर उसने चिकित्सा के लिए उसने काम करना शुरू किया। तो हमारी ये जो विधाएं हैं, आयुर्वेद है हमारा, नेचुरोपैथी है हमारी, एस्ट्रोलॉजी, आजकल मेडिकल एस्ट्रोलॉजी भी आती है, लोग उस पर भी काम करते हैं। अब साथ के ऊपर हमारे यहाँ हिप्नोटिस्ट का मतलब मेडिटेशन हमारे यहाँ पुराना है। समाधि हमारे यहाँ है, यम नियम है हमारे यहाँ, आचार विचार है, व्यवहार है हमारे यहाँ, है ना, सामाजिक व्यवहार है। ये हमारे यहाँ सारी चीजें जो है वो सब नेचुरोपैथी से रिलेट करती हैं। और इन सब के अलावा राम नाम, राम नाम जो है नेचुरोपैथी का सबसे बड़ा बेसिक सिद्धांत है। तो हमारी नेचुरोपैथी जो भारतीय है, हमारी मतलब भारतीय है, जो हमारे हमारे पूर्वजों ने हमें दी है, हम उसका विकास नहीं कर पा रहे, हम उसको छोड़ के बैठे हुए हैं। हम जीवन की यात्रा दूसरी चीजों से हम चलाते हैं, है ना, फार्मेसी में चलाते हैं, दूसरे दूसरी जगह जाते हैं, क्योंकि हमारा तो वही हाल हो गया है कि हमने होटल खोला बढ़िया खाने का, और खुद खाना खाने जा रहे हैं दूसरे होटल में। तो हमारा तो वो हाल है कि हमने अपना होटल खोला और दूसरे के होटल में खुद खाना खाने जा रहे हैं। यानी हमारी विधा, हम दूसरों की विधाओं पे विश्वास कर रहे हैं। आपको मालूम है डिस्प्रिन और एस्प्रिन कहाँ से बनी है? हमारी आयुर्वेद से बनी है, निर्गुंडी से बनी है। अभी बाजार में आपको कुरकुमिन सुनने को मिल रहा होगा। कुरकुमिन कैप्सूल कहाँ से आया? हमारी हल्दी से आया। तो ये एक मार्केट रणनीति है कि आपके पास जो है वो आपसे लेकर के उसको नए तरीके से परोस दो। आप अपनी ओरिजिनल चीज भूल जाओ। आज की तारीख में हम निर्गुंडी का इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते, क्योंकि हमें लगता है काम नहीं करेगी। हम हल्दी पे काम करना नहीं चाहते। भाई साहब इतनी बढ़िया है हल्दी आपकी, के हल्दी काली मिर्च आपकी एंटीबायोटिक है। लेकिन एक बात है जो मेरे को मतलब समझ में आई, पढ़ने के बाद मैंने ढूंढा, पढ़ने के बाद, मौलिक कोई नहीं है मेरे पास में, सब पुराना है, नया तरह से परोस रहा हूँ। हल्दी को हमें कितनी खाना चाहिए? जो हमारे जो हमारा ब्लड है, जो प्लाज्मा है, उसमें उसका कंसंट्रेशन उतना हो जाए कि वो हमारे जो सेल हैं, जो कोशिका है, उसके रिसेप्टर पे जाके वो उसको काम कर सके। दैट इज कॉल्ड द प्लाज्मा कंसंट्रेशन। कितना हो जो हमारे इंट्रासेल्युलर लेवल के रिसेप्टर पे जाके काम कर सके। एक समय होता है जाके जाकर के मतलब प्लाज्मा कंसंट्रेशन में जो भी मेडिसिन है उसका धीरे धीरे जो है प्रभाव कम होने लगता है। तो ये एक्चुअली में ये फार्माकोपिया का है कि मतलब कितना दिया, कितना है, कितना उसका एसिमिलेशन हुआ, कितना बॉडी से किस रूट से बाहर निकला, वो ये सारा उसका है हमारे फार्मेसी का, फार्माकोपिया का है, फार्मास्यूटिकल कंपनी का है। कि हम कोई भी दवाई बनाते हैं तो पेशेंट को खिला के या ह्यूमन को खिला के या हम चूहों को खिला के उनको देखते हैं कि उनका एलिमिनेशन का रूट क्या रहा,
क्या इंट्रासेलुलर में उसका कंसंट्रेशन कितना रहा, कितनी देर स्टेबल रहा। आपने देखा होगा एक एक किसी की दवाई को हम दिन में 3 बार 4 बार खाते हैं, क्योंकि ताकि प्लाज्मा कंसंट्रेशन हमारा मेंटेन रहे सेलुलर सेलुलर के ऊपर। उसके बाद हमारा जैसे रासायनिक दवाइयां जो होती हैं उनके ऊपर हमारी जो बॉडी है वो कभी कभी ओवर रिएक्ट कर जाती है या उनको एब्जॉर्ब नहीं करती और वो फेसेस के थ्रू बाहर कर देती है। दैट इज कॉल्ड द हाफ डोज साइकिल, मतलब कितनी देर दवाई रुकी उसने काम ही नहीं किया, बाहर फेंक दिया उसने। पर हमारे जो भोजन है, वही मैं बात करता हूँ कि भोजन जो है रोग कारक भी और भोजन जो है औषधि भी है। ये जिनका ऑन है उसको बंद कर दीजिए। ये सैमसंग पे तो ये हो गया, पीयूष जी हो गया, सुषमा बंसल जी विंडो खोलो, अपनी विंडो खोलिए आप। तो हमारा भोजन जो है वो रोग भी देता है, अगर ज्यादा खा लोगे तो लेके जब भगते फिरोगे रात भर, गलत खा लोगे तो भगते फिरोगे रात भर, फिर डॉक्टर को दिखाओगे। अगर यही आप खाना बंद कर देते हो, बॉडी को उसको अपने आप काम करने देते हो, तो आपको जरूरत नहीं है। जब तक अननेसेसरी आपका आपने ऐसा भोजन लिया है जो आपकी बॉडी में वो कर रहा है, पॉइजन बना रहा है या जो बार बार आपको दे रहा है, उसको छोड़ करके अगर नॉर्मल स्थिति में देखें आप तो डायरिया अगर आपको हो रहा है खाना खाने से, अगर आपका तो अगर आप बिना दवाई के छोड़ देते हैं तो 1 दिन 2 दिन में वो अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन दवाई खाएंगे तो दूसरी समस्या भी आएंगी। हो सकता है पेट में गैस बनने लग जाए, हो सकता है पेट दर्द दर्द करने लग जाए, हो सकता है कि कुछ और होने लगे। तो हर आदमी की प्रकृति प्रवृत्ति विकृति के हिसाब से अलग अलग होता है। अभी हुआ हमारी बात प्रकृति, अब क्या बात करते हैं हम, विकृति। विकृति क्या हुआ, पंच महाभूतों में कोई भी दोष आया, दैट इज कॉल्ड द विकृति, या उसको बोलते हैं दोष। वो आपके कारण आया या पर्यावरण के कारण आया, ठीक है। आपके शरीर में वो दोष उत्पन्न हुआ तो उसको 3 भागों में बांटा, वात पित्त कफ, ठीक है। प्रकृति हम लोग चेंज नहीं कर सकते किसी की भी, प्रवृत्ति भी चेंज नहीं होती, क्योंकि प्रवृत्ति आती है कहाँ से, पेरेंटल आती है कुछ प्रवृत्तियां, जिनको संस्कार भी बोलने लगते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो आप लोगों ने क्या क्या सीख लिया आज, इतना सारा सीख लिया, मुझे लगता है 9 बजने वाला होगा, क्लास का टाइम खत्म होने वाला है। नीरज सर कुछ बचा है टाइम? 9 बज गया, टाइम है। 5 मिनट है, 5 मिनट। 5 मिनट है। अब आपके कोई प्रश्न हो तो बता दें, अपन धीरे धीरे चलेंगे, भले ही 16 की 20 क्लास हो जाए टेंशन नहीं, लेकिन इसको बहुत अच्छे से करेंगे हम लोग। और बहुत कुछ है इसके अंदर सीखने को, समझने के लिए, ठीक है। करने के लिए आप लोगों को, आप लोग करें, लाभ उठाएं। मैं आप भी करो, मैं भी करूं, आप लोगों के साथ मैं भी मोटिवेट होता हूं तो अच्छा रहेगा। अभी आप लोगों ने क्या क्या सीख लिया, कोई बताएगा? 5 5 मिनट के अंदर, 3 मिनट के अंदर कोई ब्रीफ कर देगा क्या क्या सीखा अभी, और क्या हमारे लिए मतलब टेक होम लाने ले जाने लायक है। हमने 1 घंटा दिया है तो क्या हमारे पास कुछ है हाथ में, या हम ऐसे ही बैठे रहे पंचायत करते रहे? क्या लेके जा रहे हैं आप लोग? नाच बहुत कुछ नाचुरोपैथी में, संगीत का थेरेपी, कला थेरेपी, ये सब भी नाचुरोपैथी के एक अभिन्न अंग है। और नाचुरोपैथी नेचर से हम जो कुछ भी जिस तरीके से हम अपने शरीर को ठीक रख सकते हैं, नाचुरोपैथी हमें सिखाती हैं। और हमारी जो प्रकृति है, जन्म के समय में जिस समय में हमने जन्म लिया वो हमारी प्रकृति बन जाती है।
बहुत बढ़िया मौमिता जी, बहुत बढ़िया। चलो, और दूसरा किसने क्या सीखा? गौर साहब ने तो बहुत किताब पढ़ी ली है, तो गौर साहब तो उससे पूछना बेकार है, उनको तो बहुत कुछ आता है। तो गौर साहब तो किताब ही बना रहे हैं। ठीक है। और श्रीदेवी जी, आप तो खैर आप कर ही रही हैं, तो कुछ प्रश्न उठता ही नहीं है। हाँ, कुछ नया जरूर मिला है कि संगीत थेरेपी इसके अंदर। तो राग शिवरंजनी का गाना कौन सा है? तेरे नैन नक्शे सावन भादो, अभी आपने बोला सर, वही ना? वही है। एक ही गाना याद रखो, मेरे नाम। राग बिलावल में है, ओम जय जगदीश हरे। कितने सुर हैं? सात सात शुद्ध सुर हैं। सारे गामा पाधा नी सा। आरो अवरो में है सा नी धा पामा गा रे सा। इनको 12 सुरों में किया हुआ है ना? कुछ तीव्र हैं, कुछ मध्यम है ना? तो वो भी है, वो भी बता दिए जाएंगे अगर आपको संगीत सीखने का शौक हो। एक बेसिक है ये, कि मध्यम सुर भी है। राग यमन है, राग राग कल्याण है, राग बिलावल है आपका, राग तोड़ी है। मतलब इनके, मतलब कुछ कुछ के मैं आपको वो भी बता दूंगा आपको, उनके आरोह अवरोह। ठीक है। उनको सुनने से आपके मन मस्तिष्क में जो आनंद की अनुभूति होती है, आप कभी भी मतलब जो गाना आपको पसंद है उसको आंखें बंद करके आप सुन के देखिए। गजल में जैसे जगजीत जी का था, लोग बड़ा सुनते थे गजल, है ना? तो ये सब हमारी जो है, हमारे मानसिक अवसाद को खत्म करने वाली चीजें हैं। अच्छे कपड़े भी आपके जो है ना, अपने पसंद के रंग के कपड़े भी आपको पहनना आपकी बीमारी को ठीक करने में सहायक होते हैं। अब कोई आदमी बीमार है, 15 दिन से बिस्तर में पड़ा, उसके उसके बढ़ा हुआ है, नहाया नहीं है, उसको आप उसकी शेविंग करवा दो, उसको नहला दो, कपड़े चेंज कर दो, उसको आधा बीमारी वैसे ही ठीक हो गया। ठीक है। राइट। ओके, बाय बाय, मिलते हैं कल फिर, एक छोटे से ब्रेक के बाद, हाँ जी। रात को 8 बजे से। राइट।